हाय गाइस, मैं सूर्यांश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मल्टी टीचिंग पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। वी हैव कवर्ड ऑलरेडी द सम टॉपिक इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ our videos, and we have discussed the topic like as the meaning of globalization, what are its causes and consequences. In this video, we will further discuss about the remaining topics like as the India and globalization, resistance to globalization and India and resistance to globalization. आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया in globalization, India and globalization. Here I have divided the section into the three topics like as the during the colonial period and after independence and after 1991. First of all, we will discuss about the during colonial period. Here, as we all know that ki India was an exporter of primary goods and raw material and a consumer of finished goods. During the colonial period, India was only merely an exporter of primary goods and raw materials, and finally he was a consumer of finished goods. जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड क्या हुआ था कि जो इंडिया है वो एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर होता था। यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह, कॉटन, ये सब, इंडिगोज, ये सारी जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोड्यूस होती थी और ट्रांसपोर्ट होती थी, एक्सपोर्ट होती थी टू इंग्लैंड की कंपनीज में, जो ब्रिटिशर्स ले जाते थे यहाँ से, और वहाँ पे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो फाइनल गुड्स आता था, आउटपुट आता था, वो इंडिया कंज्यूम करता था। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द इंडिया वाज हैव टेकन द पार्ट इन द ग्लोबलाइजेशन, हाउएवर the functioning was not as wide as today's. And if we talk about the after independence, here if we talk about the after independence, what is the role of the India into the globalization. In this, we decided not to allow other to export to us so that our own producers get protection. This is called protectionism. इसमें क्या हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमको आज़ादी मिल गई तो जो लीडर्स हैं, जो हमारे कंट्रीज के लीडर्स थे, वो चाहते थे कि हमारी जो ओन प्रोड्यूसर्स जो लोग हैं, मतलब जो खुद ही शॉपकीपर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट पीपल हैं, ताकि जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस हो हमारी विद इन द कंट्री। तो वी कैन से दैट कि सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे, तो इसलिए जो अदर एक्सपोर्ट थे उनको रोक दिए, एंड दे अलाउ नॉट टू अलाउ अदर टू एक्सपोर्ट। जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वो ये बैन कर दी किसी भी गुड्स को किसी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना। हम विद इन कंट्री प्रोड्यूस करेंगे और उसी में यूज़ करेंगे। तो ये जो पॉलिसीज था, इसको बोला गया प्रोटेक्शनिज्म। ये प्रोटेक्शनिज्म क्यों लाया गया? बिकॉज कि ताकि हमारी जो हमारी खुद की, जो हमारे कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो डेवलप कर सकें, और ताकि इन्हांसमेंट हो, वे अदर कंट्रीज़ के साथ जो कम्पीट कर पाए। तो इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म आया। और इनिशियली हमारी कंट्री जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही पुअर थी, तो हमें एक पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी ताकि हम बूस्ट कर पाएँ अपनी इकोनॉमी को। तो ये एक अच्छा कदम था। अच्छा कदम तो नहीं था, आफ्टर फाइनली जो आफ्टर ऑल जो इसके बाद का जो सीन हुआ इन आवर कंट्री, वो बहुत ही स्लगिशनेस रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। बिकॉज किसी के अदर कंट्रीज के साथ कम्पीट नहीं कर रहे थे, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज डाउन हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जो हम ट्रेड करते हैं अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज हमको प्रोवाइड कराती हैं कुछ फाइनेंशियल जो पेमेंट्स होते हैं वो करती हैं, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स होता है फॉरेन करेंसीज हमारे सर्कुलेटिंग इन आवर कंट्रीज, तो वो डाउन हो गया था। तो इसके लिए क्या हुआ कि आफ्टर दिस sluggishness rate of economic development, India's leader adopted the reform in 1991. 1991 में रिफॉर्म हुआ। इन 1991 we got a reform, और इस रिफॉर्म के दौरान क्या हुआ था कि जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, हमने वहाँ से लोन लिया एंड टू मेंटेन आवर फॉरेन एक्सचेंज एंड आवर पेमेंट्स।
तो इससे क्या हुआ कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया विद द इंडियन लीडर्स दैट कि you have to remove your tariff barriers and you have to adopt the LPG policies like as the liberalization, globalization and privatization. So after the reform period, responding to economic crisis and a desire for higher rate of economic development, the government deregulated various sector including trade and foreign investment. जैसे कि हमने आपको बताया कि आफ्टर जो रिफॉर्म के बाद का जो पीरियड था वहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो डीरेगुलेटेड कर दिए कि जो हमारे वेरियस सेक्टर्स हैं और हमारे लाइक एज द इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारा टैरिफ बैरियर्स रिमूव हो गया एंड नाउ द अदर कंट्रीज कैन are allowed to set their MNCs and to share their goods and services in India, and India can also import and export to other countries. They are allowed to export to other countries. Now the second topic is the resistance to globalization. What are the जो globalization में क्या रुकावटें हैं still, तो वो हम डिस्कस करेंगे in this section. First point is that कि those on the left argue that the contemporary globalization is making the rich richer and poor poorer. जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस किया था कि what are the leftists and who are the rightists. जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो पुअर सेक्शन के एफ्लिपमेंट की बात करते हैं और जो राइटिस्ट होते हैं वो नेशनैलिटी मतलब कि अपने कल्चरल बूस्टअप की बात करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो लेफ्ट विंग आर्ग्यू करते हैं कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो रिच कंट्रीज हैं वो रिचर होती चली जा रही हैं एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअरर. weakening of the state leads to a reduction in the capacity of the state to protect the interest of its poor. बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन उनका आर्ग्यू ये है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये स्टेट कैपेसिटी को वीक कर रहा है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ इट्स पीपल पुअर. बिकॉज जो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अदर कंट्रीज आती हैं हमारे विथ एग्रीमेंट आती हैं कि हमें कोई भी चीप लेबर मिले, हमें अच्छी क्वालिटी से हमको मार्केटिंग फैसिलिटी मिले, तो इसमें उसके साथ जो MNCs होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ एक साइन करती हैं, एक एग्रीमेंट साइन करती हैं कि हमें कोई भी अपोज नहीं करेगा एंड हमारी फंक्शनिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आनी चाहिए. सो लाइक दैट दे प्रोटेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन द स्टेट कैपेसिटी रिड्यूस एंड that's why it leads to the weakening of the protect the interest of its poor. Second point is that critics are the right. अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो राइटिस्ट हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट है. वो कहते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं वो हार्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर एंड एडाप्टेशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. तो ये जैसा कि हमने बताया कि राइटिस्ट जो है वो नेशनलिस्ट को प्रपोर्ट करते हैं, वो कल्चरल हेरिटेज को बचाना चाहते हैं, तो वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर को सिक्योर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट मानते हैं, इसे रिस्ट्रिक्शन दिया जाए. तो अब हम देखेंगे अपने थर्ड पॉइंट में कि व्हाट आर द मेजर्स, क्या मेजर्स अभी तक लिए गए हैं विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसी भी पीपल किसी भी कंट्री को कोई हार्म ना पहुँचे. तो इससे क्या हुआ कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नॉट अपोज टू द आइडियाज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर एज मच एज दे आर अपोज टू अ पार्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हियर इफ वी टॉक अबाउट द restrictions, if we talk about the resistance to globalization, in this section the third point is that कि जो हमारे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं वो इसलिए नहीं चलाए जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की आइडियाज को ही अपोज कर रहे हैं. ओनली दे आर जस्ट अपोजिंग अ पार्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिससे उन्हें हार्म हो रहा है, बस वो उन्हीं चीज़ों को अपोज कर रहे हैं. So in this section we are just discussing about that how anti-globalization movements were not opposing the idea of globalization, but they are just opposing the particular program of globalization for which they are just getting harm. And last fourth point is that in 1999 at the WTO ministerial, in 1999 if we talk about in 1999 WTO ministerial meeting, there were widespread protests at Seattle alleging unfair economic practices by the powerful states. 1999 में जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो मिनिस्ट्रियल्स हैं उन्होंने एक मीटिंग बैठाई और उसमें बोले कि
जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो अपने कोई भी ऐसा अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिससे किसी भी स्टेट को, किसी भी जो लेस पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कोई हार्म पहुँचे। तो इससे भी एक अच्छा सिक्योरिटी मिली, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिली विद द meeting of the WTO in 1999. Last point of the resistance to globalization that कि the word social forum, ये एक word social forum है at the global platform which bring together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists opposed to neoliberal globalization. जो वर्ड सोशल फोरम है ये डिस्कस करता है कि कोई भी जो हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, हमारे लेबर, यूथ, वुमेन सब सिक्योर्ड रहें। तो इन्होंने भी ऐसा कैंपेन चला है कि जो हमारे ये ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हमारी सारी जो इश्यूज हैं वो हार्म ना हो, लाइक एज द ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट, लेबर, यूथ एंड वुमेन, इनका जो प्लेस है इन आवर सोसाइटी ये हार्म ना हो। इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए ताकि जो हमारे ये जो वर्ड सोशल फोरम है ताकि इनके राइट्स को सिक्योर किया जा सके और इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। वी हैव डिस्कस्ड द 2 remaining sections and now we are just discussing about the last topic of this chapter, India and resistance to globalization. Here we will discuss about the left wing and right wing. What are the ideology of left wing and over the globalization and right wings? First of all we will discuss about the left wing. Left wing's protests have came up from forum like Indian social forum. जैसा कि हमने वर्ड लेवल पे देखा था कि वर्ड सोशल फोरम एंड सिमिलरली जो हमारा जो लेफ्ट विंग है वो इंडियन सोशल फोरम की बात करते हैं, इंडियन सोशल फोरम, एंड they protest about the globalization through the Indian social forum because they try to secure their Indian human rights, environment of the India, environment and climate change, all these regulated, and that's why they feel restricts, they provide that ki it is a resistance to globalization, it is a major resistance to globalization because the left wings thought that ki it is not a good thing to secure our human right commission and environment and all other sections. Second point is that ki trade union and farmer unions have organized protest against the entry of multinationalists. जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं और जो फार्मर यूनियंस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द मल्टीनेशनलिस्ट। मतलब क्या होता है कि अदर कंट्रीज जो एमएनसीज वगैरह हैं वो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर जस्ट गेटिंग अ वेरी सीट्स एट अ वेरी हाई रेट फ्रॉम द एमएनसीज। तो वो मल्टीनेशनलिस्ट मतलब जो अदर कंट्रीज आती हैं अपने प्रोडक्ट्स पे अपनी जो क्वालिटी सेल करती हैं उसको अपोज करने के लिए जो फार्मर्स यूनियन है और ट्रेड यूनियन है वो अपोज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि द पेंटेनिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय द अमेरिकन्स एंड यूरोपियन फर्म्स हैव आल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो हमारी अदर कंट्रीज़ की जो कंपनीज वगैरह हैं जो प्लांट्स हैं विद इन आवर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल जो नीम्स है बाय द अमेरिकन वो एक यूरोपियन फर्म्स है जो यहाँ की पीपल्स हैं वो अपोज करते हैं बिकॉज जो ग्लोबलाइजेशन है वो अदर बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाती हैं जिससे हमारी नेटिव पीपल्स को हार्म फेस करना पड़ता है। तो उनको उनका जो नेटिव लैंड है उनको माइग्रेट करना पड़ता है और उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, तो उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इसीलिए जो लेफ्ट विंग्स पीपल हैं वो ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। अब राइट विंग्स की क्या आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन? दे हैव ऑब्जेक्टेड particularly to various cultural influences ranging from the availability of foreign TV channel
to celebration of Valentine Day and westernization of the dress of girl student in school and college. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो राइट विंग्स हैं वो अपने नेशनलिस्ट और अपने कल्चर ट्रेडिशनल कल्चर को सिक्योर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो के थ्रू जो है वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है अदर कल्चर्स के ऊपर। तो ये अपने कल्चर राइट विंग्स के पीपल्स हैं जो बिलीवर्स हैं वो अपने कल्चर को सिक्योर करने के लिए वो अपोज करते हैं कि जो फॉरेन टीवी चैनल्स हैं और जो हमारी जो वेस्टर्न डेज जो सेलिब्रेट करते हैं लाइक इज द वैलेंटाइन डे एंड अदर डेज, और जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस मीन्स जो ड्रेस लोग प्रीफर करते हैं वेस्टर्न, तो उसको अपोज करते हैं ये राइट विंग्स और कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये सब आया है और ये रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए सो दैट वी कैन, अगर ये रिस्ट्रिक्ट होगा तभी हम अपने कल्चर को सिक्योर कर पाएंगे, एंड अदरवाइज हमारी जो कल्चर है हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है और लोग वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं। So all these points we have discussed, and finally we have completed our chapter. At last we have covered all the topics of this chapter, and अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन and don't forget to give feedback and comments. Thank you.